नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वर्चुअली माध्यम से जुड़े। बाद में सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह अनुपालन करवाया जाए। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान में और ज्यादा तेजी लाई जाए। 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में टीकाकरण की गति में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ कोविड पर नियंत्रण रखना होगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजधानी के एक निजी होटल में पॉक्सो अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में डॉक्टर, पुलिस और न्याय विभाग से सैकड़ों लोगों को कार्यशाला के माध्यम से पॉक्सो अधिकार के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचार और यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागना होगा। साथ ही इसकी सफलता के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों में बचपन से ही संस्कार बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उसका अपने भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदारों से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और जागरूकता भी आई। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग जन जागरण चलाते हुए काम करें। जिसकी अध्यक्षा श्रीमती गीता खन्ना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर विभाग के जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उस सारे डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पर आमंत्रित किया। उनके साथ में कार्यशाला आहूत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिस प्रकार से पोक्सो के तहत में जिन लोगों ने बेहतर काम किया, बच्चों को न्याय दिलाने का काम किया है, उनको सम्मानित भी आज किया गया। तो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आयोग को इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मेरा एक अनुरोध मैंने मंच के माध्यम से करा है कि आयोग को अपने इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को जो है न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, जो ग्रामीण स्तर के हमारे बच्चे हैं, वो जान सके कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और किस प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है और किस प्रकार से वो अपने अधिकारों को जानते हुए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जो कि किसी इंसिडेंट से नहीं हुआ था, एक नीड बेस्ड एक्ट था और इसमें पुलिस और स्वास्थ्य और विधि, इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स के सभी प्रमुख जो पोस्ट पे लोग हैं उनको बुलाया गया है और हमारे द्वारा बिल्कुल थ्रेडबेयर 5 सब्जेक्ट्स जो कि पॉक्सो के इम्पॉर्टेंट हैं, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। पूरा दिन ये चलेगा। हमने सभी विभागों के साथ लाइन अप करके इसको करा है। भारत सरकार ने अभी 2 तारीख को ये करा था और उसके बाद हमने आज ये मंडलीय कार्यशाला यहाँ करी है, फिर कुमाऊं में करेंगे। और पॉक्सो में हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ से जो जजमेंट का रेट है वो बहुत अच्छा है उत्तराखंड में। उसी के पर जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने अच्छा फॉरेंसिक एविडेंस जुटाया, जिन्होंने अच्छी पैरवी करी ताकि दोषियों को सज़ा हो पाई, उन्हीं लोगों को हमने आज पॉक्सो वॉरियर्स की तरह से सम्मानित किया। डॉक्टर्स को, हमारे लॉयर को और जो उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जिन्होंने इन सब केसेस में हमें सफलता दिलाई और हम दोषियों को सज़ा दे पाए। इस तरह की कार्यशालाएं आयोग करता रहेगा, क्योंकि आयोग का सबसे बड़ा काम ही हमारे चाइल्ड केयर के जितने भी राइट्स और इश्यूज़ हैं उनको स्प्रेड
चंपावत उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भी तैयार हो चुकी है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बता दें कि चंपावत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भुवन कापड़ी, मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह अधिकारी अपने इन 3 विधायकों को चुनाव प्रभार दिया है। चुनाव कैसे जिताना है और चुनाव में कैसे सफलता पानी है, पार्टी के पदाधिकारियों समेत ये लोग संचालन देखेंगे। बता दें कि कांग्रेस में अब तक पुष्कर सिंह धामी के सामने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, यानी कि मंडप सज चुका है और दूल्हे का कुछ पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिखरी हुई कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी या फिर लगातार चल रही गुटबाजी पार्टी पर हावी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बनने के बाद जो नाराजगी पार्टी के नेताओं ने जाहिर की, वही स्थिति सीएम के सामने कैंडिडेट उतारने में कांग्रेस को फेस ना करनी पड़े, ये देखने वाली बात रहेगी। और कैंडिडेट को लेकर फिर से कांग्रेस में कोहराम मचेगा, ये भी देखना होगा। हैं 3 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी और भुवन कापड़ी जी जो खटीमा से विधायक हैं, और साथ में अधिकारी जी खुशहाल सिंह अधिकारी जी जो बगल के ही क्षेत्र के विधायक हैं। तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है ताकि वहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करें। हिमेश खड़कवाल जी से भी बात करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम कैसे बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशी कौन कौन लोग इच्छुक हैं। हिमेश खड़कवाल जी का किस तरीके का वो है, वो लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है, इन सभी चीज़ों पे वो लोग विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को प्रस्तुत करेंगे और हम लोग उस पर विचार करके, जैसे कल आपने देखा होगा वरिष्ठ जनों की हमने बैठक की थी, और वही जो रिपोर्ट्स होंगे उनको हम हाईकमान के संग डिस्कस करने के बाद चंपावत चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किसको हम चुनाव लड़ेंगे, फैसला होगा। अधिकारी के ऊपर बहुत लंबे समय से फरत्याल जी जो है आक्रामक थे। जब वो विधायक थे पूरन फरत्याल जी, तो भी खुशहाल सिंह अधिकारी के ऊपर कई किस्म का आरोप लगाने की कोशिश, जिला पंचायत के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आप सबने देखा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और वो लगातार इस तरीके से खुशहाल सिंह अधिकारी के संग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करते रहे हैं। और मजबूत आदमी हैं खुशहाल सिंह अधिकारी जी। जिला पंचायत में उन्होंने पटकनी देने का काम किया था। पिछले बार दुर्भाग्य से मशीन ख़राब होना और उसके बाद 200 वोटों से लगभग एक ही मशीन में हारना जीती हुई सीट को, और इस बार वो जीत के विधायक बने। इस वाले विषय में भी वो साफ सुथरे बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हरीश रावत का जन्मदिन है। इस बीच बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरीश रावत के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हरीश रावत को जन्मदिन पर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही फूलों का गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को सम्मान स्वरूप एक शॉल भी भेंट की। बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या उत्तराखंड में भी दाखिल हुए हैं, ऐसे इनपुट पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिले हैं। स्थानीय विशेष समुदाय में घुल मिल धीरे धीरे अब ये सुरक्षा के साथ ही संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गए हैं। दलालों के जरिए से ये हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों के बाद रोहिंग्या उत्तराखंड के हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ तक पहुंच जाते हैं। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संख्या सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी सभी जिले के सीओ को सौंपी गई है। डीआईजी खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस पर प्रदेश गृह मंत्रालय की भी नजर है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि जिले में रोहिंग्या समेत अन्य के सत्यापन के लिए सीओ को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मैं खुद पूरे अभियान की निगरानी कर रहा हूं। पूरी रिपोर्ट तैयार कर डीआईजी को सौंपी जाएगी।
तरीके से सत्यापन हो रहा है? सत्यापन को लेके बहुत ज़िले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें LIU की टीमों के साथ इन्वॉल्व किया गया और अभी तक 3000 से ऊपर हमारे यहाँ सत्यापन हो चुके हैं। इसमें और तेज़ी लाई जा रही है और इसमें आपका जो है जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ सत्यापित व्यक्ति नहीं। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शहर की सरकार नगर निगम ने भी कमर कस ली है। मेयर अनीता ममगाई ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर व्यापारियों से खुद ही अतिक्रमण हटाने की अपील भी मेयर ने की। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी कम से कम करने के लिए कहा गया है। व्यापारियों ने अतिक्रमण के मामले में सुझाव दिया कि नगर निगम के अधिकारी यदि कहीं पर अतिक्रमण देखते हैं तो पहले उसके लिए चेतावनी दी जाए। व्यापारियों ने मेयर को चारधाम यात्रा के दौरान हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। आज अपने ऋषिकेश के समस्त व्यापारियों के साथ में सभी रोडों के जो व्यापारी हैं और अलग अलग व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक रखी गई। उसमें अपने प्रशासन से, तहसील से और नगर निगम के सभी लोग, ताकि सबसे बड़ी समस्या है यात्रा को सुचारू करने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक प्लान को व्यवस्थित करना। उसके लिए अतिक्रमण न रहे सड़कों पे, क्योंकि अतिक्रमण करने के लिए जब उसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम जाती है तो कई जगहों पे फिर माहौल गर्मा गर्मी का हो जाता है। तो उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों को बुलाया ताकि उनका सहयोग भी हमको मिले। कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनका व्यापार भी बाहर से आने वाले यात्रियों पे ही है, उसी पे निर्भर है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि अतिक्रमण बाहर होने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट ना आए, यातायात व्यवस्था खराब। विधायक जी पे है, वह मंत्री हैं, बड़े मजबूत मंत्री हैं। आप यहाँ हैं, CM आपकी ही पार्टी का है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसे पूरे जोश से काम करें और शहर को एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि ऋषिकेश इतना अच्छा शहर है। आज ऋषिकेश देहरादून से ज़्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में, योग नगरी के नाम से। परंतु हम मुझे इस बात को लेकर डर भी लगता है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ ऋषिकेश का, कि यदि एक यही संदेश कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऋषिकेश जाना बेकार है, जाम लग जाए। आज तो खूब यात्री आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये परसेप्शन बन जाए कि ऋषिकेश में हमेशा भीड़ रहती है, जाम रहता है, लोग यहाँ से कट जाएं। का मुख्य बिंदु जो था वो था चारधाम यात्रा के समय पे एक तो व्यापारी की तरफ से कोई अतिक्रमण ना किया जाए जो नाली के बाहर सामान रखा जाता है, और दूसरा था पॉलीथीन का इस्तेमाल। तो पॉलीथीन के इस्तेमाल में आज ये तय हुआ है कि 20 माइक्रोन से ऊपर की जो पन्नी है वो इस्तेमाल करेंगे। उस पर कोई भी व्यापारिक संगठन आपत्ति नहीं कर रहा है। और जो फूड सप्लाई QSRs हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, वो जो डिलीवरी देते हैं सामान की, उसमें जो कंटेनर वो सिल्वर वाले आप देखते हैं या प्लास्टिक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी। जब तक उसका कोई इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है तब तक वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर से BSP के टिकट पर निर्वाचित हुए विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मोहल्ला किला में अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान विधायक ने जो शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को दिया है उसमें कई तथ्य छिपाए गए हैं जो लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत गलत है। आयकर का पूरा लेखा जोखा भी पेश नहीं किया गया। इसके अलावा कई ऐसी संपत्तियां उनके नाम पर दर्ज हैं, उनका कोई ब्यौरा शपथ पत्र में नहीं है। आरोप लगाया कि शैक्षिक योग्यता के बारे में वर्तमान विधायक ने निर्वाचन आयोग को गुमराह किया है। उधर विधायक सरबत करीम अंसारी का कहना है कि पूर्व विधायक की तरफ से जो भी आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है वह आधारहीन है, किसी भी प्रकार की उसमें सच्चाई नहीं है। झूठे तथ्य पेश कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलौर विधानसभा के चुनाव को चैलेंज करने के लिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव को चैलेंज करने के लिए कल हमारी हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की, जो कि लोक अधिनियम 1951 के तहत धारा 100, 101 और 123, जिसमें सीधा ये कहता है अधिनियम कि कोई अगर झूठा शपथ पत्र
चुनाव आयोग को में जमा करेगा तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है और उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। तो मंगलौर से जो प्रत्याशी जीते हैं उनका लगभग पूरा ही शपथ पत्र गलत है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है वो छुपाया। शैक्षिक योग्यता उन्होंने गलत बताई, उन्होंने कहा वो 8वीं हैं। वो जो हमने यहाँ जिस स्कूल का उन्होंने नाम लिखा उस स्कूल से पता किया तो उस नाम का बच्चा इस स्कूल में गया ही नहीं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक शिष्टमंडल ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। वहीं आंगनबाड़ी शिष्टमंडल ने अपनी मांगों को लेकर सल्ट विधायक महेश जीना को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्ण आंगनबाड़ी की तर्ज पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को भी पूर्ण किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को समान वेतन मिले। सल्ट विधायक महेश जीना ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की जाएगी। विभागीय कार्य के लिए अगर हम ऑफिस आएँ तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें होती हैं तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है। फिर अगर हमारे केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा के लिए हैं तो उन्हें लेने भी जाना पड़ेगा, तो उन्हें छोड़ने भी जाना पड़ेगा। अगर माना बच्चा 1 से अधिक है तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कि अगर एक बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान है, उसे घर छोड़ना है तो एक बच्चा हम केंद्र में कहाँ छोड़ने जाए। तो यानी ऐसी कई परेशानियाँ हमारे साथ हैं जो हमें मिनी केंद्र वालों को झेलनी पड़ती है। फिर सबसे मेन समस्या ये है कि हम 2 लोगों का काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय क्या होता है कि सहायक बहनों के बराबर दिया जाता है, जबकि हम काम दुगना करते हैं लेकिन हमें मानदेय कम दिया जाता है। ये सबसे सोचनीय विषय है कि हम अगर अकेली भी कार्य करती हैं तो हमें मानदेय तो कम से कम पूरा दिया जाना चाहिए। उनको कहा है कि उनकी जो बात है उससे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के समक्ष रखेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई इस पर गौर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से उनकी मांग चल रही है और मेरा पूरा प्रयास है कि इस पर कुछ कार्य हो। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी, जिसमें उन्होंने कहा कि साथियों, आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल रात तबीयत खराब होने के बाद आज सुबह मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं। फिलहाल तबीयत ठीक है। डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी नियमों का उचित रूप से पालन कर रहा हूं। आप सबसे पहले आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों वे अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें और अपना ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि एक निजी स्कूल में एक छात्रा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि छात्रा की फिलहाल स्थिति सामान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्कूल खुल चुके हैं और स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये एक बच्ची आई है, कोरोना पॉजिटिव आई है, अदरवाइज़ वो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह से स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में देखते हुए सबको जो है सावधानी तो बरतनी ही है। तो इस स्कूल को हमने अपने यहाँ से एडवाइज़री जारी कर दी थी कि भाई अपने यहाँ 2 दिन बंद रखें और सैनिटाइजेशन कराएं। तो अब मैं आज जो है लगभग सभी स्कूल जो हैं यहाँ पे उनके लिए एक एडवाइज़री जारी कर रहा हूँ कि भाई अपना जो है बच्चों को का मास्क वगैरह जो है इसको चेक करें और बीच बीच में सैनिटाइजेशन होना चाहिए। दिनेशपुर में 6000 वर्ग मीटर जमीन 60 के दशक से सिंचाई विभाग के पास थी और उसमें बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले नगर पंचायत ने 1/4 हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। इसके खिलाफ सिंचाई विभाग कोर्ट में गया और फैसला नगर पंचायत के हक में आ गया। इस फैसले के खिलाफ विभाग हाईकोर्ट पहुंचा और सोमवार को पहली सुनवाई हुई। सिंचाई विभाग का आरोप है कि सुनवाई वाली रात नगर पंचायत ने उनके कब्जे की जमीन पर 2 भवन और 1 गोदाम पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसमें रखे सरकारी दस्तावेज भी मलबे में दब गए। सिंचाई विभाग का तर्क है कि 986 वर्ग मीटर जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है और इस दायरे के बाहर गैर विवादित जमीन पर बने उनके भवन को क्यों तोड़ा गया। नगर पंचायत का कहना है कि वह जमीन का केस जिला कोर्ट में जीत चुके हैं और जमीन पर पार्किंग प्रस्तावित है। नगर पंचायत में बुलडोजर चलाने से साफ इनकार किया। रात के अंधेरे में सरकारी भवन ध्वस्त कराने वालों की नीयत पर शक पैदा करता है, तो नगर पंचायत को इस मामले की जानकारी न होना भी अपने आप में सवाल जरूर खड़े कर रहा है।
यह क्षेत्र जहाँ पर मैं खड़ा हूँ या जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण किया गया है, यह वार्ड में नहीं था और इसके विरोध में जिला न्यायालय के विरोध में हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी फर्स्ट अपील दायर की गई है, जिसकी कल तारीख थी। लेकिन कल रात्रि में नगर पालिका परिषद दिनेशपुर द्वारा यह अपनी मर्जी से बिना कोई जानकारी और सूचना नोटिस के इसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें हमारे कार्यालय के दस्तावेज थे जो कुछ समय पहले आप लोगों ने निकालते हुए देखे और बिखरे पड़े हुए हैं, और जिसमें एक हमारा कर्मचारी रहता था जिसके खाने की सामग्री भी उसी भवन में सारी दबी हुई है और उसके द्वारा अपनी कुछ आर्थिक जो धन उसके द्वारा संचित किया गया था अपनी पुत्री की शादी के लिए, वह भी उसमें दबा हुआ है या निकाल लिया गया है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। 4:30 बजे मैं साइड पे गया था। जब मैं उधर से लौट के आया हूँ तो ये सारी बिल्डिंग हमारी ध्वस्त कर दी गई और इसमें हमारी नकदी रखी थी 1,75,000 रुपये लड़की की शादी के लिए हम धर रखे थे और वो पैसे भी हमारे अभी हाथ नहीं आए और सारा ये तोड़ फोड़ करके दबे हुए हैं या चले गए या ले गए कोई, ये भी कोई पता नहीं है। तो ये जब तोड़ा जा रहा था तो आप आगे किसको उसको देखा कोई? साइड पे थे, यहाँ 2 ही मेंबर थे यहाँ और कोई नहीं था और वो भी किसी को आने नहीं दे रहे थे। यहाँ मेंबर कौन कौन थे? मेंबर यहीं के। ये जो जमीन है सिंचाई विभाग की नहीं है, ये जिला कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। ये नगर पंचायत दिनेशपुर के नाम दर्ज है और खसरा खतौनी भी है और इसका जो निर्णय है कोर्ट से वो हमारे पक्ष में हो चुका है और इस एरिया में हमारी काफ़ी प्रस्तावित योजनाएं भी चल रही हैं। और रही बात ध्वस्तीकरण की, तो वो जो ध्वस्तीकरण है उसके विषय में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, वो कब होगा। मतलब आपका कहने का मतलब आपके किसी भी कर्मचारी या किसी ने भी कोई वहाँ पे नहीं है? ऑफिशियली नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जैसा देखा गया वहाँ पे 2 सभासद, मतलब एक सभासद और एक सभासद पति वहाँ मौजूद थे, तो वो उनकी देखरेख में ये सारा काम किया गया है। तो मतलब मैंने आपको बताया कि मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अभी मीटिंग में थी रुद्रपुर, अभी जब मैं यहाँ आई तभी मुझे लोगों ने कहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है या मेरे कोई ऑर्डर से हुआ नहीं है। अब वहाँ पे कौन मौजूद था कौन नहीं था, चलिए मैम, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे चमोली में गौचर के पास ऋषिकेश कर्णप्रयाग राजमार्ग में नगर पालिका के कूड़ा वाहन द्वारा अलकनंदा नदी में कूड़ा करकट डाला जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशन पर राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से संयुक्त निरीक्षण करते हुए पाया गया कि कूड़ा डंपिंग स्थल पर वेस्ट केग नदी में गिरने से नगर पालिका की बनाई गई दीवार टूटी हुई है, जिससे कूड़ा कचरा नदी में गिर रहा है और अलकनंदा नदी का जल दूषित हो रहा है। जमा कूड़ा कचरा गंदगी और दुर्गंध फैला रहा है। इसके लिए अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका गौचर जिम्मेदार नजर आते हैं। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा भले ही जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित किया गया हो, मगर इस प्राधिकरण को लेकर पर्वतीय जनपदों में आग लगी हुई है। लोग इस व्यवस्था के खिलाफ नाराज हैं और सरकार से इस काले कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। लोग लगातार पिछले 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। अल्मोड़ा सर्वदलीय संघर्ष समिति की मांग है कि बीजेपी सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण के उपजे विवाद के बाद जनता को आश्वासन दिया था कि इस पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी और अल्मोड़ा व कोटद्वार नगर पालिका को भवनों के निर्माण का नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार का निर्णय ठंडे बस्ते में है, जिसका खामियाजा पालिका की आय पर पड़ा है। प्राधिकरण का विरोध कर रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अल्मोड़ा और कोटद्वार की नगर पालिकाओं को नगर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ये कोरा आश्वासन रहा और ये झूठा आश्वासन रहा है। ये सरकार के कार्यप्रणाली पर जो है एक धब्बा है। हमारी ये मांग है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया जाना नितांत। खबर उधम सिंह नगर के काशीपुर से है, जहां कुछ दबंगों ने चैती मेले की पार्किंग में जमकर मारपीट कर हंगामा मचाया और लूट का भी प्रयास किया। आरोप है कि दबंगों ने 50 से 60 हजार की नकदी लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पार्किंग ठेकेदार अखिलेश कुमार वत्सल ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि बीती रात करीब 11:15 बजे पार्किंग दक्षिण दिशा में मध्य झूले वाले रास्ते से 15 से 20 दबंग बेल्ट और डंडे से लैस होकर आए
आए और पार्किंग में तैनात कर्मचारी स्टाफ उस्मान, नाहिद और सुशील पर हमला बोल दिया। हमलावर दबंगों ने बेवजह हंगामा करते हुए जमकर मारपीट की और गले में रखे 50 से 60 हजार रुपए लूट लिए और स्टाफ को धमकी देते हुए भाग निकले। पूरी वारदात पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना रात्रि में चैती मेले में बने पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। हालांकि पुलिस ने केवल मारपीट की ही बात कही है। इसमें मैं खुद मौके पे आया हूँ और जो हमारे एसओ हैं, अभी प्रभारी एसओ महेश चंद्र जो देख रहे हैं मेले की व्यवस्था को, और हमारे सीओ साहब हैं, तो जैसे सूचना मिली थी तो हम लोग तुरंत मौके पर आए। और इसमें से एक्चुअली ये मारपीट का मामला है, पर्ची को लेकर कुछ बाइक को एंट्री करने का कोई मामला है और उसमें इनसे मारपीट तो ज़रूर की गई है। जो ये अपने स्टैंड वाले हैं, इसमें जो कर्मचारी जो भी पैसा टिकट काटते होंगे, पर्ची काटते होंगे, तो इनके साथ मारपीट हुई। तो तत्काल उसी समय जो सूचना मिलने पर हमारे जो प्रभारी एसओ हैं ये पहुंच गए थे और इन्होंने उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके, एक लड़का है जो कि अपने को बैलजोड़ी का बता रहा है, कुछ फुरकान वगैरह कुछ ऐसे नाम बता रहा है, मेला घूमने आया था और इनकी बहस हो गई थी। तो इसे अभी ये थाना में बिठाया गया है और इसके बाकी 4-5 साथी और भी हैं और इन लोगों ने जो है इनके साथ मारपीट की है। तो उस समय जो ये ठेकेदार है उसने कोई पैसे का कोई बात बताई नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी सूचना दी है तो अभी ये जांच कर रहे हैं, लेकिन ये मामला पैसे का न होकर ये मारपीट का ही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।